सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट चैप्टर। ये 12th साइंस का चैप्टर नंबर 11 है। इसमें अपन ने एल्कोहल फिनॉल कंप्लीट कर लिए थे और पिछले वीडियोस तक अपन ने ईथर के निर्माण की विधियां भी कंप्लीट कर ली हैं। आज अपन इसके वीडियो नंबर 19 में डाई एथिल ईथर मतलब इथोक्सी इथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण देखिए कौन कौन से गुण हैं। ये रंगहीन, मीठी गंध वाला, वाष्पशील द्रव है। देखिए एक ही लाइन में इसकी बहुत सारी सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं, बहुत सारे गुण आप इससे प्राप्त कर लेते हैं। कैसा रंग है? रंगहीन है। गंध कैसी है? मीठी गंध वाला है, सूंघने पे अच्छा महसूस होता है। और भौतिक प्रावस्था द्रव है और अच्छे से वाष्पशील होता है। अगर खुला छोड़ देंगे तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल में अविलेय है, लेकिन एल्कोहल्स व बेंजीन में विलय है। जल है जिसको अगर आप विलाय के रूप में लेंगे तो उसमें डाई एथिल ईथर नहीं घुलेगा, इनसोल्यूबल रहेगा। लेकिन अगर एल्कोहल और बेंजीन में इसको घोलते हैं तो ये उसमें आसानी से घुल जाता है। यह सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न करता है। अगर डाई एथिल ईथर को सूंघा जाए तो इससे बेहोशी उत्पन्न होती है, अतः इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। अतः इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। और कोई आप कार्बनिक यौगिक बता सकते हैं क्या जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता हो? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का उपयोग भी निश्चेतक के रूप में किया जा सकता है। और डाई एथिल ईथर है उसका उपयोग भी निश्चेतक के रूप में कर सकते हैं। यह ज्वलनशील होता है। इसको जलाएंगे तो ये अच्छे से जलता है, ज्वलनशील होता है। इसका क्वथनांक 306.7 केल्विन होता है। इतने तापमान पर यह उबलने लगता है। तो देखिए ये है इसके कुछ भौतिक गुण जो आपको ध्यान होने चाहिए। मेन इसमें क्या है? निश्चेतक के रूप में यह काम में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है इसका। अब देखिए इसकी अपन देखते हैं संरचना, डाई एथिल ईथर की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ डाई एथिल ईथर। ये संरचना अपन शुरू में जब अपन ने ईथर शुरू किया था तब भी अपन ने देखा था कि जो ईथर है उसकी संरचना जल के समान है।
जैसा जल में होता है कि जो केंद्रीय परमाणु हाइड्रोजन है, वो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, वह 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, जबकि यहां पर केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन इस तरह से 2 एथिल समूहों के कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो जो डाई एथिल ईथर है उसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन sp3 संकरित होता है। sp3 संकरित है, मतलब इसके संयोजी कोष में 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं। 4 sp3 संकरित कक्षकों में से 2 संकरित कक्षक हैं जिनमें लोन पेयर पाए जाते हैं, और 2 संकरित कक्षक ऐसे हैं जो एथिल समूहों के कार्बनों के साथ समाक्षीय अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंधों का निर्माण कर लेते हैं। मतलब 2 सिग्मा बंध हैं जिनको अपन 2 बंध युग्म भी कह सकते हैं, 2 बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं। तो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, उस पर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, 4 पेयर हो गए। और इनकी जो 4 ये इलेक्ट्रॉन युग्म है ये एक चतुष्फलक के कोनों की तरफ अभिविन्यासित है। तो इसका जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन डाई एथिल ईथर में जो बंध कोण का मान है वो 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा 110 डिग्री होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ में 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं, इनका आकार बड़ा है, ये एथिल समूह दूसरे एथिल समूह को प्रतिकर्षित करता है, तो एक दूसरे को ये दूर धकेलेंगे, उससे बंध कोण थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बंध कोण का मान 110 डिग्री होता है। ठीक है, इसकी जो ज्यामिति है या जो संरचना है वो कैसी है? वी शेप्ड होती है। वी शेप्ड होने के कारण ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ध्रुवीय प्रकृति मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन है वो दोनों सहसंयोजक बंधों से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन वाले सिरे की तरफ आंशिक ऋणावेश और एथिल समूह वाले सिरे की तरफ आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, मतलब ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। और ध्रुवणता में इसके जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो 1.3 डीबाई होता है। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या है? डीबाई। इस डी का मतलब डीबाई से है, मैं अगर पूरा लिखूं तो डीबाई। तो यह एक ध्रुवीय अणु है और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.3 डीबाई होता है। तो ये हो गई इसकी संरचना, संकरण, बंध कोण का मान, ध्रुवणता और द्विध्रुव आघूर्ण का मान। तो ये देखिए हो गई इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर। अब अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर। इथॉक्सी इथेन भी अपन कह सकते हैं कि इथॉक्सी इथेन के रासायनिक गुण क्या होंगे। तो देखिए जितने भी अपन ने पहले भी कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं उनमें भी किसी भी क्रियात्मक समूह के लिए अपन ने जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनको विभिन्न समूहों में अपन विभाजित करते हैं। वैसे ही डाई एथिल ईथर के लिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उसमें क्या देखेंगे कि जो डाई एथिल ईथर है वो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। फर्स्ट, रिएक्शंस ऑफ एथिल ग्रुप। एथिल ग्रुप की अभिक्रियाएं, जो डाई एथिल ईथर में जो एथिल समूह है उसकी अभिक्रियाएं। दूसरा, रिएक्शंस ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। ईथर में जो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो 2 लोन पेयर है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, उनके कारण होने वाली अभिक्रिया। तीसरी, CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ईथर में पाए जाने वाला कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है
उसके विखंडन वाली अभिक्रियाएं। तो CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस और D हैं अदर रिएक्शंस, मतलब इसमें अन्य अभिक्रियाएं अपन पढ़ेंगे। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएथिल ईथर हैं या इसके जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको अपन 4 इस तरह से समूहों में बांट देते हैं, विभाजित कर देते हैं। अब इस वीडियो में देखिए चारों को अपन डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, पहली और दूसरी, वो अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट 2 अभिक्रियाएं हैं वो इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, वीडियो नंबर 20 में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, पढ़ रहे हैं अपन रिएक्शंस ऑफ एथिल ग्रुप, एथिल समूह की अभिक्रियाएं, और इसमें अपन देखते हैं हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण, कि जब डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया हेलोजनों के साथ करवाते हैं, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो जो ईथर में कार्बनों पर उपस्थित हाइड्रोजन है वो हेलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अब जो डाईएथिल ईथर है उसमें देखिए, मैं यूं लिख दूं इसको, इसमें देखिए जो कार्बन सीधा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसे अल्फा कहते हैं और अगला वाला जो कार्बन है उसे बीटा कहते हैं। इधर ये अल्फा डैश और ये बीटा डैश, इस तरह से अपन दर्शा सकते हैं। तो डाईएथिल ईथर में भी 2 प्रकार के हाइड्रोजन हो गए, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन और बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन। तो जब अपन हेलोजनीकरण कराते हैं, हेलोजनेशन कराते हैं, तो कौन से वाले हाइड्रोजन हटेंगे, ये निर्भर करेगा कि अभिक्रिया आप किन परिस्थितियों में कराते हैं, अंधेरे में कराते हैं या प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन ले रहा हूं वो क्या है, इन डार्क, मतलब अंधेरे में। ये अभिक्रिया अगर आप प्रकाश की अनुपस्थिति में कराते हैं तो क्या होगा, देखिएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, आप यहां पे ले रहे हैं X2 में मतलब आप Cl2 या Br2 ले सकते हैं। तो क्या होगा, CH और यहाँ पे XOCH X CH3 और प्लस 2HX। मतलब अगर आप प्रकाश की अनुपस्थिति में हेलोजनीकरण अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण करवा रहे हैं, तो डाईएथिल ईथर में जो अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, एक को मैं अल्फा बोल दूं, दूसरे को अल्फा डैश बोल दूं, इस पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु हैं वो हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और क्या बनते हैं, अल्फा, अल्फा डैश, डाईहेलो ईथर बनता है। अल्फा अल्फा डैश डाईहेलो ईथर का निर्माण होता है। अगर यही अभिक्रिया आप लाइट की उपस्थिति में कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न कराते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस, जैसे क्लोरीनीकरण करवा दिया आपने प्रकाश की उपस्थिति में, तो चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, सभी कार्बनों पर उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर सभी हाइड्रोजन CCl3 CCl2O CCl2 CCl3, कितने लग गए Cl, 3 2 5 और 5 10, मतलब 5 Cl2 लग गए और 10 लग गए, तो 10 हाइड्रोजन भी हटे है ना, -10 HCl निकल गए। 10 हाइड्रोजन परमाणु Cl के साथ जुड़कर HCl के रूप में निकल गए और जहां जहां से हाइड्रोजन हटाए वहां पर Cl जुड़ गया। तो इसका नाम है पर क्लोरो डाईएथिल ईथर, पर क्लोरो डाईएथिल ईथर।
ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। किस रूप में पूछा गया है कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, कंप्लीट कीजिए। तो आपको ये डाई एथिल ईथर दे दिया, डाई एथिल ईथर, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, क्लोरीन से करवा दी प्रकाश की उपस्थिति में। और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेगा। तो क्या बना उत्पाद, पर क्लोर डाई एथिल ईथर और साथ में HCl निकला। तो देखिए प्रकाश की उपस्थिति में अलग प्रकार का उत्पाद मिल रहा है, और यही अभिक्रिया अगर आप अंधेरे में कराते हैं तो अलग प्रकार का उत्पाद मिल रहा है। तो ये हो गया रिएक्शंस ऑफ एथिल ग्रुप। अब अपन दूसरे प्रकार की अभिक्रिया देख रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। जो डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है, उस ऑक्सीजन परमाणु पर जो लोन पेयर है उसके कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो दूसरे प्रकार की है रिएक्शंस ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो देखिएगा दो मुख्य अभिक्रियाएं हैं जो अपन यहां पे देखते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ परोक्साइड। परोक्साइड का निर्माण, देखिए जो डाई एथिल ईथर है उसमें ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है उस लोन पेयर को दान किया जा सकता है। तो दान करने की प्रवृत्ति के कारण अभिक्रियाओं में डाई एथिल ईथर लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए कैसे, CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या है, डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। इसकी अभिक्रिया अगर आप ऑक्सीजन या ओजोन से कराते हैं, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन या ओजोन से कराते हैं, तो क्या होता है, CH3 CH2O CH2 CH3, और इस पे आ गया प्लस। ये जो ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन या ओजोन से प्राप्त नवजात ऑक्सीजन के साथ इस तरह से ये उपसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है, जिसमें ईथर वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार कर रहा है, और ऑक्सीजन या ओजोन से प्राप्त जो नवजात ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार कर रहा है। तो देखिए परऑक्सो डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया, परऑक्सो डाई एथिल ईथर, परऑक्साइड बंध का निर्माण हो गया। इसमें ये लोन पेयर ही तो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं जो ऑक्सीजन पर उपस्थित है। अब देखिए अगर आप डाई एथिल ईथर को लंबे समय तक वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में रख देते हैं तो देखिए क्या बनता है, CH3 CH2O CH2 CH3, ये ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं अपन, लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखते हैं। संपर्क में रखने पर देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2O, ये यूं का यूं रह गया, CH3 CHOOH, CH3 CH2O यूं का यूं रह गया। इस कार्बन पर देखिए अल्फा कार्बन है, इस पर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इस तरह से पेरोक्साइड बंध का निर्माण हो जाता है। तो देखिए अगर इसका नामकरण करूं तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, तो 1 इथोक्सी एथिल, ये एथिल समूह हो गया, हाइड्रो, ये हाइड्रो पेरोक्साइड।
तो ये यौगिक देखिए इसमें बनता है। अगर डाईएथिल ईथर को लंबे समय तक वायु के संपर्क का मतलब है ऑक्सीजन के संपर्क में रखेंगे तो 1-इथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरॉक्साइड का निर्माण होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? विस्फोटक, एक्सप्लोजिव की तरह ये कार्य करता है। इसलिए जिस पात्र में आप डाईएथिल ईथर रखते हैं उसको वायु के संपर्क में आने से रोका जाता है, अन्यथा उसमें विस्फोट होने का खतरा हमेशा रहता है। तो जिस बोतल में डाईएथिल ईथर है उसके ढक्कन को एयर टाइट रखते हैं। तो किस कारण ये विस्फोटक होता है? ये यौगिक 1-इथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरॉक्साइड बनता है जो विस्फोटक प्रकृति का होता है। तो देखिए ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें डाईएथिल ईथर में ऑक्सीजन पर पाई जाने वाला लोन पेयर भाग ले रहा है। इसी प्रकार से जो कुछ अन्य अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर भाग ले रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन का निर्माण देखिए क्या होता है, जब डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया ऐसे अम्लों से कराई जाती है जो H+ देते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, H+ को अपन प्रोटॉन भी कहते हैं। तो उन अभिक्रियाओं में जो डाईएथिल ईथर है वो ब्रोंस्टेड लोवरी क्षार की तरह व्यवहार करता है, मतलब प्रोटॉन ग्राही की तरह व्यवहार करने लग जाता है। देखिए कैसे। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन में सबसे पहले अपन ले रहे हैं रिएक्शन विद H2SO4, H2SO4 के साथ अभिक्रिया। तो H2SO4 से क्या मिलेगा? H+ मिलेगा। H+ क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून है। और कहाँ पे जुड़ेगा? जाके उस स्थान पे जुड़ेगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये H+ देखिए ऑक्सीजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है इनके साथ जुड़ जाता है। तो CH3 CH2 होल ट्वाइस OH+। इस ऑक्सीजन पे CH3 CH2 मतलब एथिल समूह कितने हैं? 2 हैं, ऑक्सीजन पे जुड़े हुए हैं, और ऑक्सीजन पे आके H जुड़ गया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? प्लस आ गया। तो ये क्या है? ऑक्सोनियम आयन है, ऑक्सोनियम आयन है। ठीक है। अब देखिए ये पुनः फिर H2SO4 से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन या एथिल बाइसल्फेट का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। 2 अणु H2SO4 आपस में क्रिया करते हैं, क्या क्या बनाते हैं? H3O+ बनाते हैं, HSO4- बनाते हैं, प्लस SO3 बनाते हैं। H2SO4 के 2 अणु आपस में क्रिया करके 3 प्रकार की स्पीसीज का निर्माण करते हैं। हाइड्रोनियम आयन है, बाइसल्फेट आयन है और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। वो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो इस ऑक्सोनियम आयन से क्रिया करता है। देखिए कैसे। CH3 CH2 OH CH2 CH3 इस पे प्लस है, तो ये SO3 इससे क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? CH3 CH2 O CH2 CH3 SO3H और ये है प्लस। SO3 है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आ गया, SO3H प्राप्त हो गया। ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गया तो ये बंध टूट जाएगा, तो क्या मिल गया? CH3 CH2 प्लस, कार्ब धनायन का निर्माण हो गया। और यहाँ पे देखिए ये आने से ऑक्सीजन का जो धनावेश है वो खत्म हो गया। तो ये जो अणु देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 और ये हो गया HSO4 HSO O3 पहले से था, एक ऑक्सीजन ये आ गया HSO4। तो इसे क्या कहते हैं? एथिल बाइसल्फेट। एथिल बाइसल्फेट का एक अणु बना। अब ये जो CH3 CH2 प्लस बना है,
CH3CH2 प्लस ये यहाँ से बनने वाले बाईसल्फेट आयन के साथ जुड़ जाएगा HSO4 माइनस के साथ और बनाएगा CH3CH2 HSO4, वही एथिल बाईसल्फेट, एथिल बाईसल्फेट का निर्माण हो गया। तो जब देखिए डाई एथिल ईथर है उसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं तो ये ब्रोंस्टेन लोरी क्षार की तरह व्यवहार करेगा, H+ को ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ ये जोड़ लेगा तो ऑक्सोनियम आयन बना। ऑक्सोनियम आयन पुनः H2SO4 से क्रिया करके एथिल बाईसल्फेट बनाता है। तो इस तरह से ये जो क्रियाविधि है आपके सामने, इस क्रियाविधि के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि एथिल बाईसल्फेट कैसे बना। तो रिएक्शन विद H2SO4 हो गई। अब देखिए रिएक्शन विद HCl, HCl भी प्रोटॉन दाता है तो HCl से प्राप्त जो H+ आयन है वो भी डाई एथिल ईथर के ऑक्सीजन के लोन पेयर से क्रिया करके ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। देखिए कैसे, CH3CH2O CH2CH3 प्लस HCl। अब HCl है उसमें से H+ कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो देखिएगा CH3CH2OH प्लस Cl माइनस, ऑक्सीजन पे CH3CH2 मतलब दो एथिल समूह जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन पे आके H जुड़ गया तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस, और उसके साथ जो HCl में से Cl माइनस है वो इस आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाता है। तो इसका नाम क्या है, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं। तो इसमें भी जो डाई एथिल ईथर है उसके ऑक्सीजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो लोन पेयर की अभिक्रिया है ये। नेक्स्ट देखिएगा ऑक्सोनियम आयन ही बना रहे हैं अपन, रिएक्शन विद BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसमें देखिए बोरोन का अष्टक पूरा नहीं है, सिर्फ 3 ही बंध है तो इसके संयोजी कोश में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। साथ ही बोरोन के ऊपर 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, फ्लोरीनों की विद्युत ऋणताएं बहुत ज़्यादा है तो फ्लोरीन क्या करेंगे, इस बोरोन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो बोरोन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया और यह एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करने लग जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करने लग जाता है। अब अपन जानते हैं डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करेंगे, तो वो जो डाई एथिल ईथर है वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करेंगे। तो देखिएगा C2H5 ये क्या है, डाई एथिल ईथर जो कैसा व्यवहार करेंगे, लुईस बेस की तरह व्यवहार करेंगे, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड कैसा व्यवहार करेंगे, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करेंगे। तो क्या होगा, C2H5O BF3 उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होगा जिसमें ईथर वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और BF3 का बोरॉन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करता है। तो जब अपन लुईस सिद्धांत पढ़ते हैं, अम्ल और क्षार का सिद्धांत, उसमें भी अपन देखते हैं कि लुईस क्षार और लुईस अम्ल के मध्य जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इसमें ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, प्लस, और बोरोन पे क्या जाएगा, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, इसलिए इस पे प्लस आ गया, बोरोन ने लिए हैं इसलिए इसके ऊपर माइनस आ जाता है, ये आवेश है आंशिक रूप से। तो देखिए ये सारी अभिक्रियाएं जो अपन ने देखी हैं अभी, वो अभिक्रियाएं कौन सी हैं, ईथर में ऑक्सीजन पर पाए जाने वाले लोन पेयर की अभिक्रियाएं।
तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं अपन पढ़ चुके हैं, एथिल ग्रुप की अभिक्रियाएं, लोन पेयर की अभिक्रियाएं। बाकी कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन की अभिक्रियाएं और अन्य अभिक्रियाएं ये अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।